मेरा नाम अनीश है। आज ही मैंने सुरेखा से शादी की है। बहुत खुश थी सुरेखा जब मैं उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी थी इस शादी से, क्योंकि आज मैं अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचने वाला था। खैर, घर जाते ही सुरेखा थकान के कारण सो गई। मैं नहा धोकर उसके बिस्तर पर उसके पास बैठा, प्यार से उसका चेहरा देखा और फिर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू किया। सुरेखा का दम घुट रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने उसका गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि उसका खून उसकी आँखों में उतर आया था और फिर धीमे धीमे सुरेखा ने छटपटाना बंद कर दिया। वो मेरी बीवी थी, इसीलिए मैंने उसे बिल्कुल आसान मौत दी। उसके मरने के बाद मैं किचन से चाकू और 2 बोतलें उठाकर लाया और बड़ी बारीकी से मैंने सुरेखा का सारा खून उन बोतलों में भर लिया। सुरेखा के खून से दूसरी बोतल पूरी भर गई थी, जबकि इससे पहले मैंने जिन 4 लड़कियों को मारा था उनके खून से दूसरी बोतल आधी ही भरती थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो भाई, बात ये है कि ये मेरी मजबूरी है। बचपन से ही मुझे एक सपना रोज़ आता है कि 6 लड़कियों के खून से अगर मैं अमावस की रात को अपने बदन को धो लूँगा तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊँगा मैं। और मुझे चाहिए बस ताकत। और मैं जब इनको मारता हूँ ना तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत जल्द मिलने वाली उस ताकत का एहसास होता है। खैर, मैं 5 लड़कियों को तो मार चुका हूँ और छठी यानी डिम्पी, उसे भी मैंने अपने बातों के जाल में फंसा लिया है। 4 दिन बाद अमावस की रात है और कल रात मैं डिम्पी से मिलने जाने वाला हूँ, उसी के घर। उसने बताया है कि वो यहाँ अकेली रहती है, तो उसे मारने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वक्त और जगह के मुताबिक मैं डिम्पी के घर के सामने पहुंचा। डिम्पी का घर शहर से बाहर जंगल से थोड़ा पहले ही था। आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। पता नहीं डिम्पी लड़की होकर यहाँ अकेली क्यों रहती थी। खैर, मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से सजी धजी डिम्पी ने दरवाज़ा खोला। बिजली नहीं थी शायद घर में, इसीलिए पूरे घर में मोमबत्तियाँ जल रही थी। डिम्पी मुझे ऊपर के कमरे में लेकर गई। बिस्तर पर बैठकर उसने कुछ देर मुझसे फालतू की बातें की और पता नहीं क्यों वो खड़ी हुई और उसके खड़े होते ही मैंने उसी के दुपट्टे की गांठ लगाकर उसका गला दबाना शुरू किया। लेकिन पता नहीं कैसे डिम्पी ने एक ही हाथ से ही वो पकड़ आसानी से छुड़वा ली और फिर डिम्पी ने मेरी तरफ पलटकर हल्की सी एक मुस्कान मुस्कुराकर मुझसे कहा, रुक, बोतलें लेकर आती हूँ। इतना बोलकर डिम्पी कमरे से बाहर निकल गई। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। आखिर कोई लड़की मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। पीछे पीछे मैं भी उस कमरे से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने देखा कि ठीक कमरे के बाजू में 2 टेढ़े मेढ़े लोग खड़े थे। मुझे देखते ही वो दोनों के दोनों एक साथ एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे बोले, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? सवाल के बदले मैंने भी उन लोगों से एक सवाल पूछा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम लोग कौन हो। तो जवाब में उन्होंने कहा, हम भूत हैं। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा तुम भूत हो तो मैं हूँ भूत का पापा। मेरी ये बात सुनकर शायद वो दोनों पूरी तरह चिढ़ गए और मुझे पूरी तरह मारने पीटने लगे। उन दोनों ने मेरा एक एक पैर पकड़कर मुझे सीढ़ियों से नीचे घसीटा और उसी दौरान मेरे सर पर गहरी चोट आई और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं किसी ठेले वाले को सड़क किनारे पड़ा मिला और मुझे झटका तो तब लगा जब मुझे मालूम हुआ कि अमावस की रात में केवल 16 घंटे बचे थे और डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन मुझे अभी एक और शिकार करना था और मेरे पास वक्त भी बहुत कम था। इसीलिए जब नर्स मुझे दवाई खिलाने आई, उसने मेरे हाथ में दवाई रखी
और मेरी टेबल से वो जैसे ही पानी का ग्लास उठाने को हुई, मैंने वहाँ रखी एक सीज़र उठाकर ज़ोर से उसकी गर्दन में मारनी चाही, लेकिन ऐन मौके पर उसके हिलने की वजह से वो सीज़र उसके गाल में धंस गई। वो चीखी और मुझसे दूर दौड़ी। मैं बेड से उतरकर उसकी तरफ लंगड़ाता हुआ चला। तभी कुछ डॉक्टर्स और वार्ड बॉयज़ ने मुझे आकर काबू किया। मैं बोलता रहा, खून चाहिए मुझे इसका, खून चाहिए मुझे इसका। और शायद तब डॉक्टर्स ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया। मुझे होश आया तब मैं एक छोटे से कमरे में बंद था। इधर उधर देखने के बाद मुझे समझ आया कि मैं पागल खाने में कैद था और ख़ुद को यहाँ पाकर मैं अपनी ही चमड़ी नोचने लगा था, क्योंकि शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का मेरा सपना ही रहने वाला था। 5 शिकार इतनी चालाकी से करने के बाद छठे शिकार में मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा था। लेकिन अभी भी शायद कुछ बाकी था, क्योंकि उस कोठरी का दरवाज़ा खुला और डिम्पी अंदर आई और बिना कुछ बोले डिम्पी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस कोठरी से बाहर निकाला। बाहर जितने भी गार्ड थे सब के सब गहरी नींद में सोए हुए थे। डिम्पी और मैं उसकी गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकले। डिम्पी चुपचाप बस गाड़ी चलाई जा रही थी। उसने अब तक मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन मुझे अभी भी डिम्पी में अपना छठा और आखिरी शिकार नज़र आ रहा था। पूरे रास्ते ना डिम्पी मुझसे और ना मैं उससे कुछ बोला, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि डिम्पी सीधा मुझे मेरे ही घर लेकर गई। मैंने दरवाज़ा खोला, डिम्पी अंदर आई और फिर मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटा तो पाया पीछे कोई नहीं था। पूरे हॉल में डिम्पी कहीं नहीं थी। लेकिन दरवाज़ा बंद करने में मुझे इतना वक्त बिल्कुल नहीं लगा था कि डिम्पी हॉल से कहीं और चली जाए। मैंने डिम्पी को पुकारा, लेकिन डिम्पी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब बाथरूम से एक हलचल की आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैंने सोचा यकीनन डिम्पी बाथरूम में है। मैं धीरे धीरे बाथरूम तक पहुंचकर देखा बाथरूम का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। धकेल कर मैंने दरवाज़ा पूरा खोला। बाथरूम के अंदर कोई नहीं था, लेकिन कटे हुए बालों के गुच्छे बाथरूम में इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं दरवाजे पर खड़ा बाथरूम के अंदर झांक ही रहा था कि पीछे से मेरा पैर किसी ने पकड़ा और पीछे की तरफ खींचा और मैं मुंह के बल जोर से ज़मीन पर गिरा। और तभी पैर पकड़कर मुझे किसी ने पीछे घसीटना शुरू किया। मैं मुंह के बल घसीटे जा रहा था। घसीटते घसीटते वो मुझे मेरे बेडरूम तक लेकर आया और बेडरूम में आते ही उसने मेरा पैर छोड़ा और मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था जिसने मेरा पैर घसीटा था। कौन है यहाँ, कौन है? और फिर पूरे कमरे में एक आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारी मौत हूँ। आज अमावस की रात है और तेरी आखिरी है कमीने। ये गूंजती आवाज़ शांत हुई और उसी के साथ डिम्पी मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसको देखते ही मैंने गुस्से में उससे कहा, हे तू मेरे साथ खेल मत खेल, मैं जानता हूँ ये सब तू ही कर रही है। डिम्पी ने इस बात का जवाब ज़रा सा मुस्कुरा कर दिया, तू ये तो जान गया कि ये सब मैं कर रही हूँ, लेकिन तू ये नहीं जान पाया कि मैं डिम्पी नहीं नंदनी हूँ। जैसे तूने मुझे तड़पा तड़पा के मारा, वैसे ही आज तू मरेगा। दरअसल नंदनी अनीश का पहला शिकार थी। नंदनी के चाचा और उसके पिता ने कर्ज लेकर उसकी शादी अनीस से की, लेकिन जब अनीस ने नंदनी को बेरहमी से मारा तो नंदनी के चाचा और उसके पिता ये सदमा सहन नहीं कर पाए और दोनों ने खुदकुशी कर ली। ये दोनों वही थे जिन्होंने अनीश को डिम्पी या नंदनी के घर में पूरी तरह पीटा। खैर, अनीस इससे आगे कुछ नहीं लिख पाया। 3-4 दिन बाद जब अनीश के घर से एक बदबू पूरी बिल्डिंग में फैली तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को अनीस के बेडरूम में अनीश की गला कटी लाश मिली। उसका सारा खून बहकर
फर्श पर सूख चुका था और अनीस के हाथ में एक छुरा था। अनीस के फ्रिज से 10 खून की बोतलें मिली। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अनीस काला जादू करता था और जब कोई उसके झांसे में नहीं आया तो मजबूरन अनीस को खुद को ही अपना शिकार करना पड़ा। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।